हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथ प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए आप लोग हमारे साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वन लाइनर PYQ MCQ सीरीज़ में आप लोगों के लिए चल रही है और भारतीय भूगोल का आज ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम आप लोगों के बीच में लेकर क्लास हाजिर हूँ। और आज हम प्रमुख घाटियाँ, प्रपात और झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को अपने शेयर करें। यहाँ से आपके जितने भी PYQ सवाल हैं वो सबको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी आयोग के सवाल हैं, चाहे वो UPPCS स्टाफ नर्स, GIC प्रवक्ता, UPPCS प्री, UPRO लोअर PCS कानून का एग्ज़ाम, मतलब जितने भी आयोग के एग्ज़ाम हैं, जहाँ से भी PYQ सवाल हमारे पूछे गए उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इतना करने के बाद आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग हमारे क्लास में बने रहिए और यहाँ से जितने भी सवाल हमारे बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और हमारे जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो UPPCS के हों, लोअर PCS के हों, कोई भी SSC पेट के हों, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारी इस क्लास को बने रहिए और यहाँ से आप जुड़े रहिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे क्लास को। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख घाटियाँ और प्रपात और झीलें के बारे में शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम घाटी के बारे में देखेंगे, वैलीज़। तो वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है, तो ये सियाचिन, जी हाँ, सियाचिन हिमनद जो है हमारे नुब्रा घाटी में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय भारत पाकिस्तान के बीच है। सबसे बड़ा हिमनद की बात करें तो सियाचिन में है। फूलों की घाटी की बात करें तो उत्तराखंड, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है, तो कौन है? ये मिलाम है। तो वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है, कौन सा है? तो ये मिलाम है। भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे दामोदर घाटी में पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम अगला देखेंगे, प्रपात की बात करेंगे, जी हाँ, वाटरफॉल्स की बात करेंगे। तो इसमें सुमेलित करना है, तो एक तरफ जलप्रपात दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिवसमुद्रम जलप्रपात, ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारी कावेरी नदी पर। जोग जलप्रपात की बात करेंगे तो शरावती नदी के किनारे। बट्टापराई जलप्रपात जो है पझियार नदी के किनारे, और धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की बात करें तो ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। अगला हम फिर देखेंगे हिमाचल प्रदेश जो है, एक गर्म झरने हैं हमारे, तो हिमाचल प्रदेश में जो है मणिकर्ण झरने, उड़ीसा में तप्तपानी, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी और राजस्थान में नारायणी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का स्थिर रूप क्या है? तो यहाँ पर ग्रेफाइट है, जी हाँ, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम भारत के कुछ जलप्रपात और अवस्थिति की बात करेंगे। तो बरकाना जो है कर्नाटक में, खंधाधार जो है उड़ीसा में, वाझाचल जो है केरल में, पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में, इसे आप लोग याद रखेंगे। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत में स्थित है, कर्नाटक राज्य में, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह झील जो भारत को 2 राज्यों से सीमा साझा करती है, तो पुलिकट झील। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो सांभर झील है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। पूर्वी तट पर ये हमारे जो है पूर्वी तट, पश्चिमी तट, तो पूर्वी तट पर यहाँ पर स्थित है कौन सी झील? चिल्का झील, उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ था, तो ये इंदिरा सागर है, इसे आप लोग याद रखेंगे। रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को, जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे कि रहस्यमयी झील किसे कहा गया है? रूपकुंड झील को। मुंबई की मीठी नदी कहाँ से निकलती है? तो बिहार झील से निकलती है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और भारत में फुलहार झील कहाँ है? तो ये हमारे जो पीलीभीत है उत्तर प्रदेश में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब अगला हम देखेंगे, यहाँ पर मिलान करना है हमें। तो इसमें एक तरफ हिमनदी है, एक तरफ अवस्थिति है। तो सियाचिन हिमनदी जो है नुब्रा घाटी में, बैफो हिमनदी जो है बाबरलोह घाटी में, बारा सिगरी हिमनदी जो है चंद्र घाटी में, सोनापानी हिमनदी जो है चंद्रा घाटी लाहौल में है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला सम्मिलित भी करना है। एक तरफ दर्रा दिए हैं, एक तरफ अवस्थित राज्य दिए गए हैं। तो माना दर्रा जो है उत्तराखंड में, नीति दर्रा भी हमारे उत्तराखंड में है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और अघिल दर्रा जो हमारा लद्दाख में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ है, इसे आप लोग याद रखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चौराबड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, चौराबड़ी ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है, UPPCS मेंस में पूछा गया है। अब भारत के प्रमुख दर्रों की बात करेंगे तो भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा, तो सिक्किम में स्थित है। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, तो खैबर दर्रा है जी। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, तो खैबर दर्रा जो है ये नहीं है।
वह दर्रा इसमें ले जाने का रास्ता है तो जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा की बात करेंगे तो ये सिक्किम में स्थित है। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया था वह भारत और चीन के लिए खोला गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर दर्रा की बात करेंगे। एक तरफ दर्रा एक तरफ राज्य है तो बनिहाल दर्रा जो हमारे जम्मू कश्मीर में, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में, बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे सिपकिला दर्रा की बात करेंगे तो सिपकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर मानसून और वर्षा की बात करेंगे तो भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन कौन सी है तो दक्षिण पश्चिम पवन है। जी हाँ, भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन कौन सी है तो दक्षिण पश्चिम पवन है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। भारत में जलवायु का प्रभुत्व है मानसून का, इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। भारत का वह राज्य जहाँ मानसून सबसे पहले पहुँचता है तो केरल में पहुँचता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। जी हाँ, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, वायुमंडल में नमी पर। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, चेन्नई है, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक ऐसे क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ढलाव पहाड़ी स्थल है जिसका खेती अभिष्ट होती है तो चाय, इसे आप लोग याद रखेंगे। उत्तरी पूर्वी मानसून में अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है तो तमिलनाडु है। वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है तो लेह होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का वह स्थान क्षेत्र जहाँ 200 मिलीमीटर वर्षा होती है तो जम्मू और कश्मीर में होती है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है कि वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेज़ी से होना, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है केरल। हरियाली योजना संबंधित है हमारे जल प्रबंधन से, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है तो उत्तर पश्चिम है ये। पुनर्भरण योग्य भौम जल में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है तो पश्चिम बंगाल, इसे आप लोग याद रखेंगे। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का उत्तरी मान पश्चिम हिमालय में होता है तो कम होता है। शुष्कता दशा संदर्भित करता है निम्न आर्द्रता को। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान कौन सा है तो मासिन राम मेघालय है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तड़ित मेघ किसे कहा जाता है तो कपासी वर्षा को तड़ित मेघ कहा जाता है। लौटते मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल के तट पर। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना का भी प्रबल होता है। जी हाँ, भारतीय मानसून समय प्रबल होता है जब ला नीना का प्रभाव ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ पर वन की बात करेंगे, वन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र कौन सा है तो मालाबार तट का है। जी हाँ, मालाबार तट जो है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है तो ये मिजोरम होता है। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का वह राज्य जहाँ सागवान का वन पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है तो यह है अरुणाचल प्रदेश में, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग विच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन। वह क्षेत्र जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है तो यूकेलिप्टस है। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है तो यूकेलिप्टस है, इसे आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है तो 1/3। राज्य समूहों में जिसमें कुल वन भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल 2.91%। ये हमारा पुराना डाटा है, बाकी नया डाटा इसका अपडेट होता रहता है तो आपको इसको पढ़ने की उतना ज़रूरी नहीं है। ये पुराना डाटा हमारा, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए, हो सकता है पुराने डाटे से कभी कभी भूल लिया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत में कुल क्षेत्रफल वनों का क्षेत्रफल 21.71% है। अगला देखेंगे नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क। जी हाँ, मेघ बकरियाँ कहाँ पाई जाती हैं तो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। अगला देखेंगे कि वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है तो ये भूटान है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है तो 12% है। ये हमारा पुराना डाटा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह राज्य जिसमें 90% से अधिक वन क्षेत्र आच्छादित हैं तो अरुणाचल प्रदेश है। सागौन तथा साल उत्पाद किसके हैं तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन कौन सा है, सागौन और साल है। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित मिजोरम है। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। वह राज्य जिसमें वन आच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है तो अरुणाचल प्रदेश में, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र है तो उत्तर प्रदेश है, इसे आप लोग याद रखेंगे।
अब हम यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, नेचुरल डिजास्टर की बात करेंगे। तो प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुँचने की सबसे अधिक संभावना कहाँ होती है? तो अकाल और बाढ़ से होती है। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला जोन ऑफ हाई सिस्मिक में नहीं आता है, तो ये कर्नाटक पठार है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, इसका कारण क्या होता है? तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है, तो चार में विभाजित किया गया है। किसी प्रजाति को बुलंद माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो 50 वर्ष से, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, बाकी अगले क्लास में हम चट्टान, शैल और मृदा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, और आपकी क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले क्लास में हम चट्टान, शैल, मृदा आदि के बारे में पढ़ेंगे, और उससे आगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे खनिज संसाधन आदि के बारे में भी देखेंगे। तो आप लोगों को क्लास हमारी कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।